हेलो गाइस, मैं यश अरोड़ा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 3, नियोजित विकास की रणनीति, पार्ट 3। अगर आपने पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना, चलिए हम पढ़ेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तीसरी पंचवर्षीय योजना दूसरी योजना से कुछ खास अलग नहीं थी। ठीक है, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो दूसरी पंचवर्षीय योजना से कुछ खास अलग नहीं थी। आलोचकों ने ध्यान आकर्षित किया कि इस समय से योजना की रणनीतियों में सीधे सीधे शहरों की तरफदारी नजर आती है। आलोचकों ने ध्यान दिलवाया कि जो रणनीतियां बनाई जा रही है उसमें सीधे सीधे शहरों की तरफदारी नजर आ रही है। इसमें सीधा सीधा शहरों की साइड लेते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि कृषि के स्थान पर उद्योग को प्राथमिकता देकर भारी गलती की। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि कृषि के स्थान पे उद्योग को जो हमने प्राथमिकता दी है वो हमने गलती कर दी। हमें उद्योग को प्राथमिकता ना देकर कृषि को ही प्राथमिकता देनी चाहिए थी। कुछ ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि भारी उद्योग की जगह कृषि आधारित उद्योग पर बल दिया जाए। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे भारी उद्योग की जगह हमें क्या करना चाहिए, कृषि आधारित उद्योग पर बल देना चाहिए। कृषि बनाम उद्योग, कई लोगों का विश्वास था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति की कमी थी। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति जो थी उसमें कमी थी और इस योजना के दौरान उद्योग पर बल देने की वजह से खेती और ग्रामीण क्षेत्रों को चोट पहुंची। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो उद्योगों पर बल दिया उसकी वजह से क्या हुआ, खेती और ग्रामीण क्षेत्रों को चोट पहुंची। जेसी कुरप्पा जैसे गांधीवादी अशासियों ने एक वैकल्पिक योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया। जेसी कुरप्पा जैसे गांधीवादी अशास्त्री जो थे उन्होंने क्या किया, वैकल्पिक योजना यानी वैकल्पिक योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया, यानी एक वैकल्पिक योजना का स्ट्रक्चर रेडी किया जिसमें ग्रामीण और औद्योगिकरण पर अधिक बल था। जिसमें क्या था, ग्रामीण और औद्योगिकरण पर अधिक बल था। चौधरी चरण सिंह कांग्रेस पार्टी में थे। चौधरी चरण सिंह कांग्रेस पार्टी में थे लेकिन बाद में उन्होंने अलग हो गए। बाद में क्या हुआ, वो कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए और भारतीय लोकदल नामक पार्टी बनाई। और बाद में उन्होंने भारतीय लोकदल नामक एक पार्टी बनाई। उन्होंने कहा कि नियोजन से शहरी और औद्योगिक वर्ग समृद्ध हो रहे। उन्होंने कहा कि नियोजन से क्या हो रहा है, शहरी और औद्योगिक वर्ग जो समृद्ध हो रहे हैं, धनी हो रहे हैं, बहुत पैसे वाले हो रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत किसानों तथा ग्रामीण जनता को चुकानी पड़ रही है। लेकिन क्या हो रहा है, जो इसकी कीमत है ना वो किसानों और ग्रामीण जनता को चुकानी पड़ रही है। वो तो अमीर हो रहे हैं बट उनको तो कीमत चुकानी पड़ रही है। अगर कोई अमीर होगा तो उसकी किसी ना किसी को कीमत तो चुकानी पड़ेगी, तो वो चुका रहे किसानों, ग्रामीण वर्ग, ग्रामीण जनता। कई अन्य लोगों का मानना था कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को तेज किए बिना गरीबी के मक्करजाले से छुटकारा मिलना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते हैं औद्योगिक उत्पाद की वृद्धि दर को तेज किए बिना हम गरीबी के मक्करजाल यानी गरीबी का जो मक्करजाल है उससे छुटकारा नहीं पा सकते, बहुत मुश्किल है ऐसा करना। इन लोगों ने तर्क दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने की रणनीति निश्चित रूप से अपनाई गई थी। कई लोगों ने तर्क दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने की रणनीति निश्चित रूप से अपनाई गई थी। ये जो रणनीति थी वो निश्चित रूप से अपनाई गई थी। राज्य ने भूमि सुधार तथा गांव में रहने वाले गरीबों के बीच संसाधन के बंटवारे के लिए कानून बनाए। राज्य ने क्या किया, राज्य मतलब पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब सरकार से होता था। अब इधर राज्य मतलब राज्य ना समझे, इधर सरकार समझे। यानी सरकार ने भूमि सुधार तथा गांव में रहने वाले जो गरीब जनता है उनमें क्या किया, संसाधन के बंटवारे के लिए, जो संसाधन बांट सके उसके लिए कानून बनाए। नियोजन में सामुदायिक विकास के कार्यक्रम तथा सिंचाई परियोजना पर भारी रकम खर्च करने की बात की। ठीक है, नियोजन में सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों के लिए तथा सिंचाई परियोजनाओं के लिए बड़ी रकम खर्च करने की बात कही गई थी। नियोजन की नीतियां असफल नहीं हुई। जो नियोजन की नीतियां असफल होकर भी ऐसा क्यों कहा कि असफल नहीं हुई, आपसे पूछा जा सकता है। ये आपसे एक तर्क देकर मतलब सेंटेंस देके ये भी पूछा जा सकता है कि नियोजन की नीतियां असफल नहीं हुई।
इससे क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है? नियोजन की जब नीतियाँ असफल हो गई तब भी नियोजन की नीतियाँ असफल नहीं हुई, ऐसा कैसे? चलिए हम इस बारे में पढ़ते हैं। वास्तव में इनका कार्यान्वयन ठीक ढंग से नहीं किया गया। वास्तव में जो इनका कार्य था वो ठीक ढंग से नहीं किया गया, क्योंकि भूमि संपन्न वर्गों के पास सामाजिक और राजनीतिक शक्ति अधिक थी। जो भूमि संपन्न वर्ग थे उनके पास सामाजिक और राजनीतिक शक्ति बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा ऐसे लोगों का यह तर्क भी था कि यदि सरकार कृषि पर अधिक धनराशि खर्च करती तब भी ग्रामीण निधनता की विकराल समस्या का समाधान न कर पाती। ये लोगों का ऐसा भी कहना था कि अगर सरकार कृषि पे अधिक पैसे खर्च भी कर देती ना तब भी ग्रामीण जो निधनता की विकराल समस्या, बहुत बड़ी जो समस्या है, गरीबी की जो बहुत बड़ी समस्या, उसका समाधान ना कर पाती। निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। विकास के दोनों जाने माने मॉडलों में से भारत ने किसी को भी नहीं अपनाया। विकास के दो जाने माने मॉडल हैं, ठीक है, उसमें से भारत ने किसी को भी नहीं अपनाया। पूंजीवादी मॉडल में विकास का कार्य पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र के भरोसे होता है। पूंजीवादी मॉडल में क्या होता है, विकास का जो कार्य है पूर्ण रूप से यानी पूरे तरीके से निजी क्षेत्र के हाथ में होता है। भारत ने यह रास्ता नहीं चुना, भारत ने ना यह रास्ता नहीं चुना, यानी पूंजीवादी मॉडल नहीं अपनाया। भारत ने विकास का समाजवादी मॉडल भी नहीं अपनाया। अब भारत का देखिए दो ऑप्शन थे, एक तो पूंजीवादी मॉडल और दूसरा था समाजवादी मॉडल। भारत ने पूंजीवादी नहीं अपनाया तो हो सकता है समाजवादी अपनाए, बट भारत ने समाजवादी मॉडल भी नहीं अपनाया, ठीक है, दोनों में से कोई भी नहीं अपनाया, जिसमें निजी संपत्ति को खत्म कर दिया जाता है। देखिए समाजवादी पूंजीवादी में क्या होता है, पूर्ण रूप से जो भी कार्य होगा वो किसका कंट्रोल में होगा, निजी क्षेत्र के हाथ में, मतलब विकास का पूर्ण रूप से जो भी कार्य होगा वो निजी क्षेत्र के हाथ में होगा। और समाजवादी में क्या होता है, निजी संपत्ति को खत्म कर दिया जाना है, यानी इंसान की कोई निजी यानी अपनी कोई संपत्ति ही नहीं होगी, जो भी होगा वो सरकार का होगा। और सभी प्रकार के उत्पादन पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता है। सभी प्रकार के उत्पादन पर राज्य यानी सरकार, पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब सरकार से होता है। तो सभी प्रकार के जो भी उत्पादन होंगे उस पर सरकार का पूरे तरीके से कंट्रोल होगा, किसी का भी कोई व्यक्ति का कोई कंट्रोल नहीं होगा, जो भी कंट्रोल होगा वो किसका होगा, सरकार का होगा। इन दोनों ही मॉडलों की कुछ कुछ बातों को ले लिया गया और अपने देश में इन्हें मिले जुले रूप में लागू किया गया। ये जो दोनों मॉडल थे, ये दोनों मॉडलों में कुछ कुछ गुण थे, वो ले लिए गए और भारत में उन्हें मिलाकर एक अर्थव्यवस्था बना दी गई, ठीक है। इसी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मिश्रित यानी मिली जुली अर्थव्यवस्था। भारत में पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल को मिलाकर जो अच्छाई थी वो अच्छाई मिलाकर एक अर्थव्यवस्था बनाई गई, जिसमें दोनों अर्थव्यवस्थाओं के गुण हैं। खेती, किसान, व्यापार तथा उद्योगों का एक बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र के हाथ में रहा। क्या हुआ, खेती, किसान, व्यापार तथा उद्योगों का बड़ा जो हिस्सा है वो निजी क्षेत्र के हाथ में है। भारत में बाहरी उद्योगों को राज्य ने अपने पास रखा, यानी सरकार ने बाहरी उद्योगों को अपने पास रखा। राज्य ने इस व्यापार का नियमन किया और कृषि के क्षेत्र में कुछ बड़े हस्तक्षेप किए। सरकार ने क्या किया, व्यापार का नियमन किया और कृषि के क्षेत्र में कुछ बड़े हस्तक्षेप किए। इस प्रकार के मिले जुले मॉडलों ने आलोचकों दोनों खेमों दक्षिणपंथी और वामपंथी ने की। इस प्रकार के जो मिला जुला मॉडल है, यानी भारत सरकार ने जो मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई है, वो आलोचक यानी जो आलोचना करते हैं दोनों खेमों दक्षिणपंथी और वामपंथी ने की। दोनों ने कहा कि जो भारत सरकार ने मिली जुली अर्थव्यवस्था बनाई है, मिश्रित अर्थव्यवस्था बेकार है। आलोचकों ने तर्क दिया, यानी आलोचकों ने कहा कि योजनाकारों ने निजी क्षेत्र को प्राप्त स्थान नहीं दिया। निजी जो क्षेत्र है उन्हें प्राप्त स्थान नहीं मिला, उन्हें ज़्यादा स्थान मिलना चाहिए था, और ना ही निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसी प्रकार के उपाय किए गए, और ना ही निजी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए कोई भी प्राप्त कार्य किया गया। उन्हें बढ़ावा देने के लिए अच्छे से कार्य किए जाने चाहिए थे, उपाय किए जाने चाहिए थे, वो नहीं किए गए। सरकार ने अपने नियंत्रण में आवश्यकता से अधिक वस्तुएं रखी। सरकार ने अपने कंट्रोल में जितनी चीज़ें रखनी चाहिए थी उससे कई अधिक रखी है, उन्हें इतनी चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं रखनी चाहिए। इससे भ्रष्टाचार और अकुशलता में बढ़ोतरी है। इससे क्या हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ा है और अकुशलता, कुशलता नहीं बढ़ी, अकुशलता बढ़ी है हमारे देश में।
कुछ आलोचक ऐसे भी थे जिनका मानना था कि सरकार को जितना करना चाहिए उतना उसने नहीं किया। अब कुछ आलोचक ऐसे भी कहते हैं कि सरकार को जितना कार्य करना चाहिए था सरकार ने उतना नहीं किया। इस आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि जनता की शिक्षा अथवा चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार ने विशेष धनराशि खर्च नहीं की। इन आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि जनता की शिक्षा अथवा चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार ने जितनी धनराशि खर्च करनी चाहिए थी उतनी नहीं की, कम की है। मतलब सरकार ने सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जहां निजी क्षेत्र जाने को तैयार नहीं थे। सरकार ने उन्हीं क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जहां पे निजी क्षेत्र जाने को तैयार नहीं थी, वो रेडी नहीं थे वह जाने के लिए, वहीं पे हस्तक्षेप किया सिर्फ सरकार ने। वास्तव में सरकार ने इस प्रकार से निजी क्षेत्र की मुनाफा कमाने में सहायता की। वास्तव में क्या हुआ, सरकार ने इस प्रकार से निजी क्षेत्र के जो लोग हैं उनको मुनाफा कमाने के लिए हेल्प की। इसके अलावा मदद गरीबों की होनी चाहिए थी। इसके अलावा क्या होना चाहिए था, गरीबों की मदद होनी चाहिए थी। परंतु राज्य के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप एक नया मध्य वर्ग उठ खड़ा हुआ। अब जो सरकार ने हस्तक्षेप किया उसके कारण क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, गरीबों की मदद होनी चाहिए थी। बट सरकार के हस्तक्षेप से क्या हुआ, एक नया वर्ग उठ खड़ा हुआ। अभी तक हमारे सामने एक गरीब वर्ग था और एक अमीर वर्ग था, बट अब हमारे सामने कौन सा वर्ग आता है, मध्य वर्ग, यानी मिडिल क्लास, जो कि बीच में हमेशा पिसता रहता है। ना तो वो गरीब की कैटेगरी में आता है, ना तो अमीर की कैटेगरी में आता है, हमेशा बीच में झूलता रहता है। वो वर्ग हमारे सामने आया है। ये किसके कारण हुआ, सरकार के हस्तक्षेप के कारण हुआ है। जो बिना किसी विशेष जिम्मेदारी के मोटी तनख्वाह सहित अन्य सुविधाओं को भोग रहे हैं, जो बिना किसी विशेष जिम्मेदारी के मोटी तनख्वाह सहित अनेक अन्य वस्तुएं भोग रहे हैं। विशेष जिम्मेदारी नहीं, उसके ऊपर मोटी तनख्वाह सहित अन्य वस्तुएं उसे मिल रही है। इस अवधि में गरीबों में ज़्यादा कमी नहीं है। गरीबों का प्रतिशत कुल जनसंख्या में भले कम हुआ हो, लेकिन उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इस अवधि में क्या हुआ, गरीबों में ज़्यादा कमी नहीं आई है, गरीब ज़्यादा कम नहीं हुए। गरीबों का प्रतिशत कुल जनसंख्या में भले कम हुआ है। गरीबों का जब प्रतिशत कुल यानी जो पूरा वो था परसेंटेज थी, उसमें ज़रूर कमी आई है, लेकिन उनकी संख्या में बढ़ोतरी भी हुई है। उनकी संख्या में बढ़ोतरी भी हुई है साथ ही साथ। नोट, असमान विकास से जिनको फायदा हुआ था वे शीघ्र ही राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए और इनके कारण सबकी भलाई को ध्यान में रखकर विकास की दिशा में कदम उठाना और ज़्यादा मुश्किल हो गया। क्या हुआ, जो विकास हुआ हमारा एक बैलेंसिंग विकास नहीं हुआ, अनबैलेंस यानी असमान में विकास हुआ। तो ऐसे ही हुआ, अनबैलेंस विकास के कारण क्या हुआ, जिनको फायदा पहुंचा, जिनको लाभ हुआ, वो तो शीघ्र ही राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। अब उन पे आ गई राजनीतिक शक्ति और इनके कारण सबकी भलाई को ध्यान में रखकर विकास की दिशा में कदम उठाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। पहले जितना मुश्किल था विकास का कार्य करना, विकास की दिशा में काम करना, कदम उठाना जितना मुश्किल था, अब उससे और मुश्किल हो गया, क्योंकि अब जो शक्ति है वो कुछ वर्ग के हाथ में आ चुकी है। क्यों आ चुकी है, क्योंकि हमने बैलेंस विकास नहीं किया, अनबैलेंस विकास किया। भारत के विकास की कुछ सबसे बड़ी विकास परियोजना इस अवधि में शुरू की गई। भारत के विकास की जो बड़ी विकास योजना थी वो इसी अवधि में शुरू की गई थी। इसमें सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए शुरू की गई बाखरा नागर और हीराकुंड जैसी विशाल परियोजनाएं शामिल है। इसमें सिंचाई और बिजली के उत्पादन के लिए शुरू की गई बाखरा नागर और हीराकुंड जैसी विशाल परियोजनाएं शामिल हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ भारी उद्योग जैसे तेल शोधक कारखाने, रक्षा उत्पादन आदि इसी अवधि में शुरू हुए। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ भारी उद्योग जैसे तेल शोधक कारखाने, रक्षा उत्पादन इसी अवधि में शुरू किए गए थे। इसी अवधि में परिवहन तथा संचार के आधारभूत ढांचे में काफी बढ़ोतरी। इसी अवधि में क्या हुआ, परिवहन तथा संचार के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन आया। बाद के समय में कुछ विशाल परियोजनाएं की जमकर आलोचना। बाद के समय में क्या हुआ, कुछ विशाल जो परियोजनाएं थी उनकी जमकर आलोचना होने लगी, यानी उनकी जमकर बुराई होने लगी। फिर भी बाद के समय की आर्थिक समृद्धि, यानी जिसमें निजी क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि भी शामिल है, सम्मिलित है, इसी नींव के बिना संभव नहीं हो पाती। यानी बाद के समय जो आर्थिक समृद्धि हुई वो इस नींव के बिना नहीं हो पाती।
अब हम पढ़ेंगे भूमि सुधार के बारे में। ठीक है, भूमि सुधार कैसे हुआ और क्यों हुआ भला। भूमि सुधार के गंभीर प्रयास किए गए। भूमि सुधार के क्या किए, गंभीर प्रयास किए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण और सफल प्रयास जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का था। इसमें सबसे जरूरी और सफल प्रयास क्या था, जमींदारी प्रथा को खत्म करना। पहले क्या होता है, जमींदारी प्रथा चलती थी, ठीक है, वो प्रथा अच्छी नहीं थी, इसलिए उसे खत्म करने के लिए सरकार ने पहल की और इसमें सफल बात यही थी कि जमींदारी प्रथा ने खत्म कर दी गई। यह प्रथा अंग्रेजी शासनकाल से चली आ रही थी। यह एक साहसिक कदम था और इसको उठाने से जमीन उस वर्ग के हाथों से मुक्त हो पाई जिसे कृषि की किसी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं थी। यानी ये जो प्रथा थी वो अंग्रेजी शासन के टाइम से चली आ रही थी। यह साहसिक कदम था, यानी बहुत साहसिक बहुत साहस से भरा कदम था, हिम्मत वाला कदम था एक। और इसको उठाने से जमीन जो उस वर्ग के हाथ से मुक्त हो गई जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं था कृषि से लेके किसी भी कार्य में। इससे राजनीति पर दबाव कायम रखने की जमींदारों की क्षमता में कमी, इससे राजनीति पर दबाव कायम करने की जमींदारों की जो क्षमता थी उसमें कमी आ गई। जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ करने की कोशिश की गई ताकि खेती का काम सफलतापूर्वक हो सके। जमीन के छोटे छोटे टुकड़े एक साथ करने की कोशिश की गई ताकि क्या हो सके, खेती का काम सफलतापूर्वक हो सके। यह कोशिश कामयाब हुई। ये जो कोशिश की गई कामयाब हुई, यानी ये काम हमारा पूरा हो गया। भूमि सुधार के दो अन्य प्रयासों में थोड़ी कम सफलता मिली। भूमि सुधार के दो अन्य प्रयास भी किए गए, उनमें थोड़ी कम सफलता मिली हमें। सफलता तो मिली बट थोड़ी कम। यह भी इस बात के लिए कानून बनाया गया कि कुछ व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भूमि अपने नाम पर रख सकता है। यह भी इस बात के लिए कानून बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ज़मीन अपने नाम पर रख सकता है। अब देखिए हमारे देश में कानून बाद में बनते हैं, पहले उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाता है। तो जमींदारों ने इसका भी सोल्यूशन निकाल दिया। देखते हैं क्या निकाला है। लेकिन जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी, देखिए जिनके पास जमींदारों के पास जो जमींदारों के ज़्यादा ज़मीन थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस कानूनों का तोड़ खोज लिया। ये जो कानून बना उसका तोड़ भी खोज लिया। जितनी ज़मीन जायज़ होती थी उतनी ज़मीन अपने नाम पर रखते थे। अब देखिए जितनी ज़मीन तो जायज़ होती थी उतनी ज़मीन तो ये अपने नाम पर रख लेते थे। बाकी की ज़मीन अपने माँ बाप, बेटा और बहू के नाम पर रख देते थे। यानी इनके घर में माँ बाप है, बहू बेटा है, जो भी है उनके नाम पे कर दे। यानी हमने रिलेटिव के नाम पे भी कर सकते थे, इसके भी नाम पे कर दी, बट ये ज़मीन अपने हाथ से जाने नहीं देते। जितना हो सकता था अपने किसी न किसी के नाम पे कर देते थे और ज़मीन एक तरीके से उनके पास ही रहती थी। जनता की भलाई के लिए बनाई गई नीतियाँ अमल में लाना सरल नहीं था। देखिए जनता के लिए भलाई के लिए जो नीति बनाई गई है वो सफल होना इतना आसान भी नहीं था, उसको कामयाब में लाना इतना आसान भी नहीं था। ऐसा तभी संभव था जब गांव की भूमि जनता एकजुट हो, लेकिन भूमि स्वामी बहुत शक्तिशाली थे। ऐसा तभी हो सकता है जो गांव की भूमिहीन जनता यानी जिनके पास भूमि नहीं है, भूमि के बिना जो जनता है गांव की, वो एकजुट हो जाए। अगर एकजुट होगी तो टूटना पड़ेगा वो जमींदारों को, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, वो एकजुट क्यों नहीं हो पाए, क्यों नहीं हो पाए? जो भूमि स्वामी थे यानी जिनके पास भूमि थी वो बहुत शक्तिशाली थे। वो शक्तिशाली थे इसलिए ये भूमिहीन जनता एक साथ नहीं आ पाती थी। इनका राजनीतिक रसूख भी था, यानी इनके पास राजनीतिक शक्ति भी थी। इस प्रकार से भूमि सुधार के कई प्रस्ताव या तो कानून का रूप नहीं ले सके, या जो कानून बन भी गए तो सिर्फ कागजी कानून ही रहे। ठीक है, इस कारण क्या हुआ, भूमि सुधार के कई प्रस्ताव या तो कानूनी रूप ले नहीं पाए, ले भी पाए तो क्या हुआ, कागजी रूप तक रह गए, कागजी रूप से उससे आगे बढ़ ही नहीं पाए। कागजी रूप में आ भी गया तब भी लागू नहीं हो पाया। इससे प्रतीत होता है कि आर्थिक नीति किसी समाज की वास्तविक राजनीतिक स्थिति का ही अंग है। इससे प्रतीत होता है कि आर्थिक जो नीति है किसी समाज की वास्तविक राजनीतिक स्थिति का ही अंग होती है। बाकी का नेक्स्ट पार्ट में। बाय।